नमस्कार। आप शहर आपकी खबर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम बात करेंगे महाराजगंज, उमरिया और झाबुआ की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी के महाराजगंज की, जहां सड़क निर्माण कार्य पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पहल पर वनटांगिया समुदाय के लिए बनाई जा रही सड़क अब सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि टिकट घर से कंपार्ट 24 होते हुए हथियावा तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण को 2024 में टेंडर जारी कर मंजूरी तो दी गई, लेकिन 2024 से 25 की तय अवधि बीतने के बावजूद भी सड़क अब तक पूरी ही नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए इसे मानक विहीन कार्य का आरोप लगाया है। आरोप तो ये भी है कि सड़क किनारे मौजूद बड़े पेड़ों के आसपास की मिट्टी खोदकर पटरी पर डाली जा रही है, जिससे कई पेड़ कमजोर होकर गिर चुके हैं और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। वनटांगिया क्षेत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित तीनों सड़कों का काम तय समय से पीछे चल रहा है। लोगों का कहना है कि तकनीकी जांच में गंभीर खामियां हो सकती हैं। वहीं इस मामले पर डीएफओ ने बताया कि पूरी स्थिति उनके संज्ञान में है और पीडब्ल्यूडी के जरिए जांच कराई जाएगी। लापरवाही या तकनीकी कमी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार या विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात हो रही है और निर्माण की गुणवत्ता भी जांची जाएगी, उससे कोई समझौता नहीं होगा। सर, तक देखा गया है कंपार्ट 24 में हथियावा तक लगभग 4 कुछ किलोमीटर रोड बनाया जा रहा है। वन में यह रोड बन रहा है और जगह जगह देखा गया है कि पेड़ के बीच से मिट्टी भी निकाली गई, पेड़ भी गिरे हैं। क्या इसमें कहना है आपका? हाँ, ये मामला हमारे संज्ञान में है। तमाम पत्रकार महोदयों ने ही हमको बताया। इसकी तुरंत हम जांच करवा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक बार टेक्निकल जांच भी करवाई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई कराएंगे। यही है। और काम में कोई भी क्वालिटी के इसके लिए कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ये बेहद कई सवाल इस पे उठ रहे हैं। सबसे गंभीर सवाल तो ये है कि 4 किलोमीटर की सड़क एक साल में नहीं बन पाई। इसे 3 सड़कें बननी थी वनटांगिया समुदाय के लिए जो प्रस्तावित थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि वादा किया था कि यह सड़क बनेगी, तो सड़क तो बनती फिलहाल दिख नहीं रही है। इसमें सीधे तौर पर खामियां देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल यह है कि मिट्टी खोदकर पटरियों पर डाला जा रहा है और पेड़ों की जो आसपास आप देख रहे हैं, पेड़ जो है उनकी मिट्टी निकालकर जो है पटरी के ऊपर डाल दी जा रही है। अब इसके कारण हो ये रहा है कि पेड़ जो है कमजोर पड़ते जा रहे हैं और जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से मिट्टी खोदकर जो है पटरियों पर डाल दिया गया और जिसका नतीजा ये निकला कि वहां पर जो पेड़ हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कार्य आखिर किस तरह से चल रहा है। देखिए, विशेष तरह की सड़क है, वन इलाके में इसे बनाया जाता है, खास प्लानिंग के तहत इसका निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कार्य तो पूरा हुआ ही नहीं है। जितना हुआ भी है उसकी क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो नालियां बनाई जा रही हैं पटरियों के बाजू में, क्या वो टिक भी पाएंगी या फिर पहली बारिश में ये भी फैलती हुई नजर आएंगी। कई सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। अब बात हो रही है कि पीडब्ल्यूडी से इस मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे समय से और इतनी देरी से जो खराब स्तर का निर्माण कार्य चल रहा है वो उसको लेकर जो है पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पर टाइल्स आधे में बिछा दिए गए हैं, बाकी पर से मिट्टी जो है पड़ी हुई है और ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हद तो यह है कि जो काम पूरा जहां पे काम आधा पूरा हुआ भी है और वहां की गुणवत्ता जो है बेहद खराब है और अभी से ही क्षतिग्रस्त होने लगे हैं, वहां पर काई जमने लगी है और धीमी गति से चल रहे इस कार्य को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि विभाग के द्वारा गंभीरता देखने को नहीं मिल रही। साथ ही साथ वहां पर आम लोग जिनकी सुविधा के लिए सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए था उसमें काफी देरी हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले को लेकर अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसे पहले संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक साल में 4 किलोमीटर, मात्र 4 किलोमीटर की सड़क जो है क्यों बनकर तैयार नहीं हो पाई। और ऐसी 3 सड़कें जो है प्रस्तावित हैं और वैसे भी जो तय अवधि है वो क्रॉस हो चुकी है, उसके बावजूद अभी तक सड़क का निर्माण जो है वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे में जाहिर तौर पर स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, खासतौर से इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वन समुदाय जो है वनटांगिया
उनकी सुविधा के लिए इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर खास तौर से बरसात के समय में बड़ी समस्या हो जाती है आवाजाही में। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अधिकारी और जो निर्माण करता है वही मिट्टी पलीत करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य जो है वो पूरा होगा, और ये जो लापरवाही बरती जा रही है और इस देरी के पीछे आखिर क्या कारण है, इसको लेकर कार्य आखिर क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। 4 किलोमीटर की इंटरलॉकिंग रोड ये है, जिसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो दिया गया, पर बेहद खराब स्तर से काम वहाँ पर चल रहा है, और न सिर्फ ये बल्कि वहाँ के पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश्वर फोन लाइन पर इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश्वर, क्या है मामला? 4 किलोमीटर की इंटरलॉकिंग सड़क 1 साल में नहीं बन पाई, इतना समय क्यों लग रहा है? जी बता दें इसके लिए कि मार्च 2024 में इसका टेंडर हुआ था और मार्च 2025 में इसको खत्म करना था। यह बनटांगिया समुदाय के लिए यह 4.5 किलोमीटर का यह रोड था, जो जंगल के बीचों बीच में यह बनाना था। लेकिन यह लगभग आज देखा जाए तो 1 साल से मात्र ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके, वो भी खस्ता हाल वहाँ का बना हुआ है। जो भी अनियमितता उसमें जो रोड बनाए जा रहे हैं, भारी अनियमितता है, और पेड़ों के जड़ों से जो है मिट्टी खनन कर करके रोड बनाया जा रहा है, जिससे दर्जनों पेड़ वहाँ गिर चुके हैं। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अधिकारी उस पर जरा से भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। राजेश्वर, ये किस तरह की सड़क है? टाइल्स बिछाए जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मिट्टी निकालकर पटरियों पे डाला जा रहा है। ये टाइल्स वाली सड़क बनाई जा रही है क्या भारी वाहनों के गुजरने के लिए या फिर साधारण आवाजाही के लिए? जी, वह बनटांगिया समुदाय के लिए, भारी वाहन नहीं। वह जंगल के बीचों बीच से, वह जो जंगल के जो समुदाय है या बनटांगिया के जो लोग हैं, ग्राम पंचायत उधर लगभग हजारों की आबादी में संख्या में ग्राम पंचायत है, उन लोगों के लिए वो रोड बनाई जा रही है, ताकि उनके लिए आने समय में, बरसात में या ठंडी में सुचारू रूप से वो उस रास्ते से जाकर के शहर में या किसी भी काम के लिए उस रास्ते से वो जा सकें। वह इंटरलॉकिंग रोड बनाया जा रहा है, न कि वह न गर्जन रोड है और न ही सीसी रोड है। वह इंटरलॉकिंग ईंट लगा करके उसको बनाई जा रही है। लेकिन अगर उस पर देखा जाए, अगर मात्र 10 दिन ही अगर गाड़ी चल जाए, ट्रैक्टर या टाली, तो पूरे उजड़ करके वह रोड टूट के बिखर जाएंगे। तो राजेश्वर, बेसिकली मिट्टी के ऊपर गिट्टी डाल के, मुरम डाल के उसके ऊपर टाइल्स जो है बिछाई जा रही है, इस तरह की सड़क है। जी, उस पे आपको बताते चलें, उस पे जो एस्टिमेट या जो जैसे कार्यदायी संस्था जो वन विभाग है, लेकिन वह पीडब्ल्यूडी से काम करा रही है, क्योंकि उनके वहाँ जेई हैं, लेकिन मानक के अनुसार जो है जो काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो मानक के अनुसार जो गिट्टी डालना चाहिए, जो बजरी डालना चाहिए, वो नहीं डाल करके उसमें मिट्टी डाल करके और ऊपर से बस इंटरलॉकिंग बिछा दी जा रही है। राजेश्वर, एक और बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि वन क्षेत्र है, जबरदस्त बारिश भी यहाँ होती है, तो क्या बारिश में सड़क टिक पाएगी? नालियों की व्यवस्था प्रॉपर बनाई गई है वहाँ पे, इसको मद्देनजर रखते हुए? व्यवस्था है भी नहीं, और उसमें देखिए आप फोटो के माध्यम, तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि एक ही बरसात में वह जो बगल में वाल दीवार बनाई गई थी वो टूट करके बिखर गया। यानी आने वाले समय फिर बारिश होगी, पूरा रोड जो है करोड़ों की लागत से जो बनाई जा रही है, रोड टूट करके क्षतिग्रस्त हो जाएगा। कितनी राशि सड़क को बनाने पे खर्च हो रही है राजेश्वर, और विभाग का क्या कहना है इस लेट लतीफी को लेकर? विभाग से, वन विभाग के जो अधिकारी, जो डीएफओ से जब बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हम जो है टेक्निकल जो ऑफिसर हैं उनको लगा करके और इसकी जांच करवा रहे हैं। अगर इसकी ऐसी शिकायत मिलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो मतलब आधा काम भी पूरा नहीं हुआ राजेश्वर? अभी वह जो 30% भी नहीं हुआ है, आधा तो छोड़ दीजिए, 30% नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर इस रिपोर्ट के लिए। तो देखिए, 30% काम भी पूरा नहीं हुआ, 1 साल का समय बीत चुका है। ये इंटरलॉकिंग सड़क वन समुदाय के लिए बनाई जा रही है, बनटांगिया समुदाय, जिसमें वो आवाजाही कर सकेंगे। साधारण टाइल्स डालकर, मुरम डालकर इस सड़क को बनाना था, लेकिन वो काम भी नहीं हो पाया। तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की, जहां कड़ाके की ठंड में बच्चे तो स्कूल पहुंच रहे हैं पर शिक्षक नहीं। उमरिया जिले की ग्राम पंचायत है नरवार की शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही सामने आई। हम बता दें कि बीते दिनों कड़ाके की ठंड के बावजूद मासूम बच्चे पढ़ने की उम्मीद लेकर तो स्कूल पहुंच गए, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी मास्टर साहब स्कूल नहीं गए।
बच्चों को ठंड में स्कूल परिसर में ही बैठकर इंतजार करना पड़ा और करीब 12:22 पर स्कूल बंद हो गया। शिक्षक के न आने से पूरे दिन की पढ़ाई तो ठप हुई है। अभिभावकों में भी इसको लेकर गुस्सा है, ग्रामीणों में भी नाराजगी जताई है। लोगों ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले की जांच कर लापरवाह शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपके माध्यम से हमें ये पता चला है, फिर भी हमारे शिक्षक और हमारे BRC जन शिक्षक प्रत्येक दिवस मॉनिटरिंग करते हैं। नरवार की स्कूल की जहाँ तक बात है, मैंने उसमें BRC से जांच कराया हूँ। एक शिक्षक हमारे BLO कार्य में सामग्री जमा करने हुए हेतु यहाँ आए हुए हैं, चंदिया गए हुए हैं, और दूसरे शिक्षक के संबंध में जानकारी ये लगी है कि वो स्कूल आकर के कहीं चले गए हैं। इसकी मैं विधिवत जांच करवा रहा हूँ और अगर कोई अनियमितताएं पाई जाएंगी तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा और इस दिनांक का फिर अवैतनिक की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए ये स्थिति है, बच्चों को जितनी ठंड नहीं लग रही उससे ज्यादा टीचर को लग रही है। टीचर जो है स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रहे, सीधे तौर पर बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और मध्याह्न भोजन भी यहाँ मिलता है। अब जैसे कि हम जानते हैं ठंड में वैसे भी पौष्टिक आहार बेहद आवश्यक होता है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है और पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं चौपट हुई पड़ी है। और खासतौर से तब जब दिसंबर का महीना है, कुछ समय बाद एग्जाम होने हैं, ऐसे में अगर स्कूल में टीचर ही नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पर बच्चे की पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही, रिजल्ट पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये व्यवस्था चल कैसे रही है, जहां पर मनमाने तरीके से जब मन होता है मास्टर साहब स्कूल आ जाते हैं, जब मन नहीं होता वो नहीं आते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे भी इससे हतोत्साहित होते हैं स्कूल आने के लिए। उनकी भी फिर यही शिकायत रहेगी कि स्कूल में टीचर होते नहीं हैं, खाली कमरे में बस बैठे रहते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय स्कूल्स में, जिसके चलते बच्चे तो ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं कई कई, और क्योंकि उनके रिजल्ट खराब होते हैं तो उसका भी उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के रूप में जो ये पेशा है ये एक बेहद गंभीर पेशा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भविष्य आप संवारने का काम करते हैं और अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो उन्हीं के भविष्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या हो रहा है उमरिया में? बच्चों से ज्यादा स्कूल में टीचर्स को ठंड लग रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा उमरिया जिले का जो नरवार ग्राम पंचायत का जो शासकीय स्कूल है, वहां पे अभी भी हाल में ही जो शिक्षक जो थे वो ठंड को देख करके स्कूल नहीं पहुंचे, जबकि वो नन्हे मुन्ने बच्चे वहां पे समय से स्कूल में आकर के बाहर गेट में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन शिक्षक वहां पे नहीं आए, वहां पे उपस्थित नहीं हुए। वहां के जो प्यून, वहां का जो चपरासी होता है, वो गेट खोल करके उन्हें धूप में कई घंटों तक वहां पे बैठाया था। और उनका बच्चों का ये कहना है कि जब शिक्षक यहाँ पे नहीं आए तो हमें मजबूरन 12 बजे के आसपास में हमें घर जाना पड़ा। वो बच्चे काफी मायूस होकर के घर लौट गए, बोले कि ये जब ये इतनी ठंड में, इतने कोहरे में जब हम स्कूल आ सकते हैं तो ये हमारे जो शिक्षक है वो बारे में हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ यही गोलमोल जवाब देते हुए बचते हुए नजर आए कि शिक्षक हो सकता है छुट्टी में हो या किसी प्रकार का कोई और भी काम आ गया हो, जबकि शिक्षक उस स्कूल में 2 से 3 शिक्षक है, फिर भी वो समय पे नहीं आए। और ये नरवार बस का स्कूल नहीं है, ये पूरे जिले में स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की यही हाल है। बहुत ज्यादा चरमराया हुआ यहाँ पे जिले में शिक्षा को लेकर के कई तरह की लोगों में बातें भी उठती रहती हैं। जी दीपक, दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी तो एग्जाम्स भी है बच्चों के। कितनी संख्या है बच्चों की वहां पर? जैसा आपने बताया 2 से 3 टीचर्स हैं, कितने वहां पे बच्चों की संख्या है? और अब जैसे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं तो उसको लेकर फिर तैयारियां तो चौपट हो रही हैं। बच्चों की अगर संख्या की बात करें तो जो छात्र और छात्राएं जो है कुल मिलाकर के 30 से 40 के बीच में वहाँ पे छात्र छात्राएं हैं। जो कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे बहुत ही उम्मीद से स्कूल आते हैं कि हमारा नजदीक परीक्षा, हमारा नजदीक एग्जाम आने वाला है, उसकी हम तैयारी करें। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वो मन मर्जी तरीके से यहाँ पे आते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि शिक्षक कुर्सी में बैठे रहते हैं और बच्चे
पढ़ते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इधर उधर स्कूल के बाहर भी आते हैं, बाहर भी जाते हैं। बाजारों में देखा गया, रोडों में देखा गया बच्चों को घूमते हुए, जो कि वो स्कूल का समय रहता है। लेकिन शिक्षक जो रहते हैं स्कूल में बड़े मजे से आते हैं और धूप में कुर्सी लगा करके बैठे रहते हैं। बच्चों को वो ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। और ये तो सिर्फ एक बात है जो अभी हाल में ही जो जानकारी जो लगी थी कि नरवार की जो स्कूल में है वो शिक्षक, अब तो ये पहला ऐसा मामला नहीं है, शिक्षक पहले भी कई बार ऐसे गायब होते रहते हैं। जी दीपक, अभी SIR भी हो रही थी, तो क्या उस प्रक्रिया में भी शिक्षकों को लगाया गया था? क्या कारण क्या है? उन शिक्षकों की तरफ से क्या कोई स्पष्टीकरण आया इसको लेकर? नहीं, SIR में शिक्षकों को लगाया गया था। SIR का समय समाप्त भी हो चुका है। सारे शिक्षक अपने अपने स्कूल के लिए शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो देखिए, गंभीर विषय है ये, बच्चों की शिक्षा सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रही है और कोई स्पष्ट कारण भी टीचर्स के द्वारा नहीं दिया जा रहा, जो ये बताता है कि टीचर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इस बात को लेकर कि बच्चों की पढ़ाई इस पर प्रभावित होगी, जबकि एग्जाम अवसर पे है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अभिभावकों का और ग्रामीणों का गुस्सा होना लाजमी है। जाहिर बात है, कड़ाके की ठंड है, इस बात को भी मद्देनजर रख के स्थानीय विभाग जो है आदेश जारी करते हैं। खासतौर से ठंड के पीक सीजन में स्कूल जानबूझ के देरी से खोले जाते हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर ना पड़े। लेकिन अगर स्कूल टाइम से पहुंचे और शिक्षक ना पहुंचे तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात होगी कि इसमें विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है। तो चलिए बात करेंगे झाबुआ जिले की, जहां खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। जिले में खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। अब ये ताजा मामला खौसा गांव का, जहां खाद मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में किसान तो पहुंच गए, ग्रामीण भी पहुंच गए। एक निजी व्यापारी के यहां सब इकट्ठा हो गए। अब इस दौरान वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे थे कि वहां भगदड़ मच गई। इसमें एक महिला तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन के तमाम दावों पर सवाल उठा दिए हैं। अब आपको बता दें कि रबी सीजन की बुआई के समय खाद न मिलने से किसान बेहद परेशान है। सरकारी केंद्रों पर लंबी कतारों के बाद अब निजी दुकानों पर भी अव्यवस्था हो चली है। किसानों का आक्रोश जिसके चलते और बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई दिनों से खाद के लिए भटक रहे हैं। खेतों में बुआई का समय निकला जा रहा है, लेकिन पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में अब निजी व्यापारियों का रास्ता पकड़ना पड़ा, उनके पास जाना पड़ रहा है। कब गए? शक्कर आई गया, आधा घंटा बाद फिर गई। हाँ। मैं बोली कि खाद दी दो, मैंने शक्कर आई गया, मैं 2 महीने खाद। हाँ। यहाँ नहीं जाओ, बाहर लेन में लगो। दुकान वाला बोला सब, सेठ बोलता है कि वहीं जाओ, अंदर बाहर नहीं, यहाँ अंदर ही नहीं दूंगा। मैं की तो दी दो, मैंने खाली 5 बोरे नहीं दो तो रहने दो। फिर नहीं मैं लेन में लगी, फिर हमारे घर वाले मैंने डाबी में की। फिर मैंने डाबी रहने कितने की दो नहीं मर जाऊंगा, तुम मन सर आप नहीं जाओ। फिर जाए अंदर बैठी तो 5-15 मिनट बैठी, फिर मैं आई अधिकार लोग आए थे। तो बोले आप शक्कर तू भाई आई के था रे? मैं तो हाँ मैं नहीं आई गया था। कहाँ से आई थी? मैं तो पाटड़ी से कहीं से खड़ी आते दामर। फिर आपको खाद की बोरी दी है ना? हाँ। जहाँ एक मामला सामने आया है खवासा क्षेत्र का, एक महिला खाद के समय लाइन में लगते हुए उसको चक्कर आ गए हैं और आज भी ऐसी लाइन लगी हुई है और सही तरीके से खाद क्यों वितरण नहीं हो रहा है? ऐसा क्या है, क्या मामला है? क्यों प्रशासन समय पे ध्यान नहीं दे रही है? और लगातार आज भी किसान परेशान हो रहे हैं और आज भी लाइन लगे हुए हैं। यह तो प्रशासन की डील है या सरकार की डील है? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे आदिवासी, हमारे किसान लोगों के साथ क्यों हो रहा है ऐसा व्यवहार? तो चलिए, झाबुआ से हमारे सहयोगी दशरथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दशरथ, ये बेहद ही चिंताजनक और कह सकते हैं कि दुखद तस्वीरें हैं कि पहले तो सरकारी जो खाद मिलता था वहां से मिला नहीं, किसानों ने मजबूरी में, क्योंकि उनको लगा कि चलिए समय निकला जा रहा है तो निजी दुकानों का रास्ता पकड़े, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं किस तरह से भगदड़ मच रही है। इस तरह की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं कि जो झाबुआ जिले की बहुत भयानक तस्वीर है। आप किसान
को वास्तव में खाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि खाद का जो समय जा रहा है लोगों को फसल डालने के लिए, क्योंकि किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। क्योंकि 1-2 बोरी जरूर मिल रही है इनको, 1-2 बोरी से क्या होता है कि खेती बड़ी है और खाद की बोरी पर्याप्त मात्रा में चाहिए इनको। लेकिन ये तस्वीरें रोजाना निकल के आ रही, किसानों को सुबह से शाम तक हो जाती है, इन खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसी किसानों को 1 या 2 बोरी मिलती है, उससे किसानों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं झाबुआ जिले में देखा जाए तो ये खवासा की घटना नहीं है, पेटलाद में यही हाल है। पेटलाद में किसानों द्वारा इस महीने में 3 बार चक्का जाम कर चुके हैं खाद को लेकर के, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो सहकारी सोसाइटियां है, उनमें खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कई किसानों ने ऋण ले रखा है सोसाइटियों से, तो वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट की गिनती में आ गए, इसलिए उनको वहां से खाद न मिलते हुए इन्हें आज कालाबाजारी के मार्केट से खाद लेने में मजबूर है। लेकिन वहां भी पर्याप्त इनको खाद नहीं मिल रहा है। तो वहीं बात करें मंडी में जो वेयर हाउस रहते हैं, वेयर हाउस से भी इनको खाद नहीं मिल रहा। सुबह से शाम तक लाइन में लगे हुए रहते किसान, लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण किसान भारी परेशान है। क्योंकि अभी हाथ देखा जाए तो क्योंकि रबी की फसल है, जिसमें किसानों ने खेतों में गेहूं और चावल, गेहूं और ये अपने चना लगा रखा है, उसके बावजूद भी इनको क्या खाद डालना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन वो खाद इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है किसानों की। जाहिर तौर पर एक तय प्रक्रिया होती होगी, रजिस्ट्रेशन होता होगा, किसानों को उनके रकबे के हिसाब से तो खाद वितरण होना ही चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, आप शुरू से बताइए दर्शकों को कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से काम करती है, किस तरह से पंजीकरण होता है और किस तरह से खाद जो है किसानों को एलोकेट किया जाता है। जी बिल्कुल, जो किसानों का पंजीयन जो सोसाइटी में होता है, वहाँ पर एक फॉर्म भराने की प्रक्रिया होती है। फॉर्म भरा जाता है, उनके बाद इनका जो पुराना बकाया होता है वो जमा किया जाता है। लेकिन कई किसान लोग जमा नहीं कर पाते। और ये राशि कितनी होती है आमतौर पर दशरथ? इनको 1 से 1.5 लाख रुपए की राशि इनको जो ऋण के माध्यम से दी जाती है, लेकिन वो राशि इनको खेती को दी जाती है। 1 से 1.5 लाख 80,000, 1 से 80,000 तक का इनको लोन जो सोसाइटी देती है, वो लोन इनको भरना होता है 1 साल के अंदर। कई किसान लोग नहीं भर पाते। कई किसानों का देखा जाए तो कई किसान की फसलें बर्बाद हो गई है, कई किसानों के खेती फसल पकी नहीं है, खराब हो जाती है, उसकी वजह से कई किसान नहीं भर पाते। इसकी वजह से किसान डिफॉल्ट में आ जाते हैं। तो डिफॉल्ट होने की वजह से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रक्रिया देखी जाए कि किसानों को पहले से फॉर्म भरवाया जाता है, इनकी वसूली की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं किसान वसूली के आधार पर पैसा जमा नहीं कर पाता है। तो आज इनको ये देखना पड़ रहा है। जी तो दशरथ, आप ये कह रहे हैं कि ये पूरे सहकारिता सिस्टम जो है इंटरकनेक्टेड है, मतलब जब तक आप अपना कर्ज नहीं भरेंगे तो आप फिर से सरकारी जो दुकानें हैं उनसे आप खाद नहीं ले सकते। बिल्कुल, ये बात सही सामने निकल के आई है। अभी कई किसानों को, किसी को 4 लाख तो किसी को 20 लाख तक के नोटिस बकाया राशि के दिए गए हैं, क्योंकि कई किसानों के जो ऋण इतने बाकी पड़ा है कि जो किसानों ने ऋण नहीं भरा। 4 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 8 लाख तक का। दशरथ, ये तो मुझे लगता है शायद जो ब्याज की राशि ऐड ऑन हो जाती है उसके कारण राशि इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार तो ये कह रही है कि जो अतिरिक्त राशि है वो माफ कर देंगे। माफ कीजिएगा, शायद केंद्र सरकार ने कहा था कि वो राशि माफ कर देंगे और बची हुई राशि जो है किसान अपनी जमा कर दे। क्या अभी किसानों तक ये जानकारी पहुंची है? बिल्कुल, किसानों को तहसीलदार के माध्यम से और सोसाइटी के मैनेजर और प्रबंधक के माध्यम से किसानों को नोटिस दिया गया है कि आपकी बकाया राशि जमा करना है, आपको इतने समय इनको 10 से 8 दिन का समय दिया गया है। लेकिन किसान इस तरह की राशि कब जमा करेगा कि भारी मात्रा में किसी का 4 लाख के आसपास का ऋण है, वो किस तरह से पर्याप्त 10 दिन के अंदर जमा कर पाएगा? इसकी वजह से किसान काफी परेशान है और किसानों को इसी वजह से ही खाद नहीं मिल पा रहा। सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद पड़ा है, लेकिन खाद इनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, क्योंकि डिफॉल्ट की गिनती में आ गए। दशरथ, आखिरी महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो सरकारी दुकान से खाद मिलता है वो 1 बोरी कितने का पड़ता है किसान को, और जब ये निजी दुकानों से लेते हैं तो वो कितने का पड़ता है? कितना अंतर आता है दाम में 1 बोरी? देखा जाए तो सरकारी बोरी का दाम अगर देखा जाए तो 270 300 के बीच की रहती है, तो वही काला बाजार में 500, 550, 600 तक में खरीदना पड़ रहा है। लेकिन अब देखो कहाँ 300 रुपए की बोरी शासन दे रही है इनको और कहाँ 550 में खरीद रहे हैं, तो 200-250 रुपए का अंतर बिल्कुल सामने दिख रहा है। जी, 1 एकड़ में अगर हम खेती करते हैं तो कितनी बोरी खाद लगती होगी? 1 एकड़ में अगर तुम खेती करते तो नहीं करता तो 5 से 10 बोरी अपने को खाद की जरूरत पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि गेहूं की फसल लगा रखी, चने की फसल लगा रखी, और जब तक इन फसलों में अपन खाद नहीं डालेंगे तब तक वो फसल इस तरह से उगेगी नहीं, वो खराब हो जाएगी, क्योंकि खाद जरूरी चाहिए उनको। लेकिन पर्याप्त मात्रा में किसानों को इतनी बोरी खाद नहीं मिल रही, 1 या 2 बोरी उनको दी जा रही है। छोटे किसान जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए। तो देखिए, इतनी डिटेल में हमने जानने की इसलिए कोशिश की ताकि आप तक भी पहुंचे कि किन चुनौतियों से गुजरकर किसान खेती करता है, और ऐसी स्थिति जब बनती है खासतौर से बुआई के टाइम में तो तकलीफ तो होती है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।